जैसे कि अभी हम लोग क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ, पदार्थ के गुण और पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के कंप्लीट कंसेप्ट को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, ये जो पदार्थ का वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहें और अच्छे तरीके से देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण एक्चुअल में पदार्थ को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है ना, दो आधार से किया गया है। एक आपका है भौतिक वर्गीकरण और एक है आपका रासायनिक वर्गीकरण। अभी हम लोग बात करेंगे कि भौतिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है और रासायनिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है। अब ये जो भौतिक वर्गीकरण है ना, तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया है। एक आपका है ठोस, एक है आपका द्रव और एक है आपका गैस। और ये रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका है शुद्ध पदार्थ और एक है आपका मिश्रण। अब ये जो शुद्ध पदार्थ है ये दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है तत्व और दूसरा आपका होता है यौगिक। और ये जो मिश्रण है ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। क्लियर है। अब देखिए, ये जो तत्व है ना, तत्व, ये तत्व तीन प्रकार से होता है। एक आपका होता है धातु, एक होता है आपका अधातु और एक होता है आपका उपधातु। और ये जो धातु अधातु है ना, इसको आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो यौगिक है ना, यौगिक, यौगिक भी दो प्रकार से है। एक है आपका कार्बनिक यौगिक और एक है आपका अकार्बनिक यौगिक। तो यहां पर आप जितना भी टर्म देख पा रहे हैं, जैसे कि भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, ठोस द्रव गैस, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, मतलब जो जो चीज है यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, आप वीडियो पर बने रहें और अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पदार्थ का वर्गीकरण है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है ना, दो आधार से किया गया है। एक आपका भौतिक वर्गीकरण है तो दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भौतिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है, यानी कि जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। बात समझ में आया। भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, भौतिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या है कि किसी पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। बात समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक है आपका भौतिक वर्गीकरण, एक है आपका रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक गुणों के आधार से जो पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है, मतलब पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसे हम लोग भौतिक वर्गीकरण बोलेंगे। और रासायनिक गुणों के आधार से जो किया गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण बोलेंगे। मतलब बात समझ में आया। ये जो आपका भौतिक वर्गीकरण है ये भौतिक गुणों के आधार पर किया गया है, और ये जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है ये आपका रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो ये बात आपको समझ में आया। मतलब पदार्थ को अगर भौतिक गुणों के आधार पर जब हम लोग वर्गीकृत किए हैं तो इसे हम लोग भौतिक वर्गीकरण कह रहे हैं। और पदार्थ को जब हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर जब वर्गीकृत कर रहे हैं तो इसे हम लोग रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर है। तो बस वही चीज है कि किसी पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये भौतिक गुण मतलब क्या होता है। हमको यहाँ पर तो सब चीज समझ में आ गया, लेकिन ये भौतिक गुण समझ में नहीं आया। तो देखिए, भौतिक गुण मतलब क्या होता है। भौतिक गुण जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण को भौतिक गुण कहते हैं। बात समझ में आया। जो भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए बर्फ है। बर्फ क्या है, एक पदार्थ है। अब बर्फ, जैसे कि बर्फ क्या है, बर्फ ठोस अवस्था में है। बर्फ ठोस अवस्था में है कि नहीं है। तो मतलब जो भी पदार्थ है, तो पदार्थ का जो आकार होगा, साइज होगा, रंग होगा, अवस्था होगा, तो ये सब जो होता है ना, बस यही सब को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब जो गुण है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। क्लियर है। भौतिक वर्गीकरण आपको समझ में आ गया, भौतिक गुण भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे कि मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि रासायनिक वर्गीकरण, जैसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो जैसे कि भौतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है पदार्थों को, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। और यहाँ पर पदार्थों को जब हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो ये चीज लिखा गया है कि किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। अब ये रासायनिक गुण क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक गुण जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ हो,
रासायनिक अभिक्रिया के समय, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उस टाइम या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे उस पदार्थ का रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए लोहा है, जब वो वायु और जल के संपर्क में आ जाता है तो जंग का निर्माण करता है। तो ये क्या है, ये आपका एक रासायनिक गुण है। क्लियर है। तो जब हम लोग पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण उसका करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक वर्गीकरण। और जब हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक वर्गीकरण। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भौतिक वर्गीकरण आपका यहाँ पर हो गया कि जब हम लोग पदार्थ को क्या करते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर इसको जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम लोग भौतिक वर्गीकरण कहेंगे। और पदार्थ को जब हम लोग रासायनिक गुणों के आधार से वर्गीकरण करते हैं जब इसका, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण बोलेंगे। अब ये जो भौतिक वर्गीकरण है इसमें पदार्थ का 3 प्रकार होता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण इसमें 3 प्रकार से होता है। एक होता है ठोस जिसे इंग्लिश से हम लोग सॉलिड कहते हैं, एक होता है द्रव जिसे इंग्लिश से हम लोग लिक्विड कहते हैं, एक होता है गैस जिसे इंग्लिश से हम लोग गैसी कहते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आपको आयतन के बारे में जान लेना है, क्योंकि आयतन वर्ड आपको बहुत जगह पर मिलने वाला है। तो देख लीजिए आयतन मतलब क्या होता है। तो जो वस्तु जितनी जगह यानी कि जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पार्ट 1 में कि मैं आपको आगे आयतन के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। कोई भी वस्तु है जो वस्तु जितना स्थान घेरता है ना उसे हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई एक बॉक्स है, ये आपका क्या है, कोई एक बॉक्स है। तो जैसे कि एक बॉक्स है तो ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये बॉक्स देखिए इतना स्थान घेरा है। तो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो जो जितना स्थान घेरता है ना उसे ही हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है देखिए इतना स्थान घेरा हुआ है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसका आयतन बोलेंगे। अब ये जो आयतन होता है ना, ये आयतन ये 2D आकृति जैसे कि त्रिभुज, आयत, वर्ग इत्यादि का आयतन शून्य होता है। बात समझ में आया। मतलब जो 2 डायमेंशन जो भी होगा, 2 डायमेंशन आकृति जो भी होगा उसका आयतन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और आयतन का माप हमेशा 3D यानी कि 3 डायमेंशन आकृति जैसे कि घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया इत्यादि में होता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब आयतन का कंसेप्ट यही है कि कोई भी वस्तु है जो जितना स्थान घेरता है ना, जो वस्तु जितना स्थान घेरता है बस उसे ही हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। बस कहानी खत्म। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा घन है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा घनाभ है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बेलन है। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा शंकु है। अब जैसे कि मान के चलिए कोई भी वस्तु हो, मान के चलिए कि घन के आकार का है। ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, 1 के पावर में q, मतलब 1 के पावर में 3 यानी कि AQ होता है। तो बस इस फॉर्मूला से हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। कोई भी वस्तु मान के चलिए कि घनाभ के आकार का है तो बस घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, L × B × H होता है। कोई वस्तु बेलन के आकार का है तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। उसी प्रकार से शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। तो बस ये सब फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। यहाँ पर 4 ही फॉर्मूला नहीं होता बल्कि गोला का होता है, अर्धगोला का होता है, बहुत कुछ है। ठीक है, जो आप मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यहाँ पर चीजों को मैं आपको समझा रहा हूँ, बस यही यहाँ पर मोटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि बात कर लें ठोस, जिसे इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है। तो देखिए जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। बात समझ में आया। पहला बात आयतन मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु है जो जितना स्थान घेरता है बस उसे ही हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब ये देखिए ठोस है। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या एक पत्थर का टुकड़ा है, ये आपका क्या एक पत्थर का टुकड़ा है। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग कहीं भी इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। मतलब ये देखिए इतना स्थान घेरा हुआ है, इतना स्थान घेरा है ना, तो बस मतलब इसका आयतन है। ठीक है। आकार का बात करें, इस पत्थर को मान के चलिए इस बाल्टी में अगर हम लोग डाल देते हैं तो क्या इसका आकार बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका आकार नहीं बदलेगा, ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार से दिखाई देगा। मान के चलिए इस पत्थर को हम लोग इस ग्लास के अंदर में डाल देते हैं तो क्या बदल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसका जैसा आकार है ये इस प्रकार से देखने में है तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। मतलब जो ठोस होता है ना उसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। बात समझ में आया। जैसे आप देख लीजिए पत्थर हो गया, लोहा हो गया, बर्फ हो गया,
इत्यादि हो गया। क्लियर है, बात समझ में आया? आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं द्रव का। तो देखिए द्रव क्या है कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है उसे द्रव कहते हैं। पहले आकार वाला डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आयतन वाला डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान के चलिए पानी है, पानी, अगर इस पानी को अगर हम लोग मान के चलिए इस बाल्टी में डाल देते हैं, इस बाल्टी में मान के चलिए कि आपके पास 5 लीटर पानी है या फिर मान के चलिए 2 लीटर पानी है। कितना पानी है आपके पास? 2 लीटर पानी है। ये जो 2 लीटर पानी है आपने क्या किया, इस 2 लीटर पानी को इसमें आपने डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया। तो जब आप बाल्टी में डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो पानी तो है ना बाल्टी के आकार का है। किसके आकार का है? बाल्टी के आकार का है। जब इसी पानी को हम लोग इस बोतल में डाल देंगे ना तो लगेगा कि ये जो पानी तो है ना ये बोतल जैसा है, मतलब बोतल के आकार का है। और इसी पानी को जब हम लोग इस गिलास में डाल देंगे तो लगेगा कि अरे ये तो गिलास के आकार का है। बात समझ में आया? मतलब इसका आकार फिक्स नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जो द्रव होता है ना, द्रव का आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है। क्लियर है? मतलब अगर बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी जैसा दिखाई देगा, लगेगा कि बाल्टी जैसा आकार है। अगर ग्लास में डालेंगे तो लगेगा कि ग्लास जैसा आकार है, और बोतल में डालेंगे तो लगेगा बोतल जैसा आकार है। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं है। अब बात करें आयतन का। किसका बात करें? आयतन का। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए आपके पास क्या है, 2 लीटर का पानी है, 2 लीटर पानी है। ठीक है, अब इस 2 लीटर पानी को आप क्या कर रहे हैं, एक बार ये जो बेलन, मान के चलिए कोई बर्तन है, ये सब क्या है, इस आकार का बर्तन है, ये बर्तन है, मान के चलिए बेलन के आकार का कोई बर्तन है, आपने पानी को इसमें डाल दिया। मान के चलिए कि आपका कुछ इस प्रकार से कुछ मतलब बॉक्स टाइप का एक बर्तन है जो घन के आकार का है, तो आपने पानी को इसमें भी डाल दिया। बस वही 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी ही डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि इसमें 2 लीटर डाले तो इसमें 5 लीटर डाल देंगे, वैसा नहीं। इसमें भी हमने 2 लीटर डाला, इसमें भी 2 लीटर डाला, इसमें भी 2 लीटर डाल दिया, इसमें भी 2 लीटर डाल दिया। ठीक है, और जब हम लोग अगर देखेंगे ना, जब अगर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है ए के पावर में क्यू, मतलब ए क्यू होता है, इसका होता है एल इंटू बी इंटू एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हम लोग आयतन निकालेंगे ना तो देखेंगे इसका मान जितना होगा, इसका मान जितना होगा, इसका मान जितना होगा, मतलब सबका मान एक ही जैसा होगा। सबका मान क्या होगा? एक ही होगा। आप चाहे इसमें डालिए, आप चाहे इसमें डालिए, आप चाहे इसमें डालिए, आप चाहे इसमें डालिए, आपको जिसमें भी डालना है आपको क्या दिखाई देगा कि जो मतलब बर्तन का मतलब जो आयतन है ना, आयतन हर जगह पर एक ही आपको मतलब मिलेगा। इससे यह पता चलता है कि जो पदार्थ का जो ये आयतन है मतलब द्रव में क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर है, बात समझ में आया? चलिए बात करते हैं गैस में। अब बात कर लेते हैं गैस। गैस क्या होता है? तो गैस में क्या होता है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। बात समझ में आया? आकार तो निश्चित होता ही नहीं है इसमें, और साथ ही साथ आयतन भी निश्चित नहीं होता है। मतलब दोनों क्या होता है सर? तो दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो आप याद रखिए जो गैस होता है, गैस में आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। और निश्चित नहीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसे देख लीजिए कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी, सीएनजी इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए पहला बात तो एलपीजी। तो एलपीजी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसे हिंदी से हम लोग कहते हैं द्रवीयुक्त पेट्रोलियम गैस या फिर द्रवीय पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बेस्ट होगा। ये आप देखे होंगे एलपीजी तो आपके भी घर में होगा। फिर सीएनजी। सीएनजी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसे हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सुंदर से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और सुंदर सा कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो जाता है, ठोस द्रव गैस खत्म। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो देखिए शुद्ध पदार्थ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। एक आपका क्या है? एक आपका है शुद्ध पदार्थ, एक आपका है शुद्ध पदार्थ, और एक है आपका मिश्रण। एक क्या है? आपका मिश्रण है। ठीक है, समझ लीजिए बात को। एक आपका शुद्ध पदार्थ है, एक आपका क्या है? मिश्रण है। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपका चीनी है, यहाँ पर एक आपका कोई पदार्थ है चीनी, यहाँ पर मान के चलिए आपका कोई एक पदार्थ है जैसे कि नमक है। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए कोई एक पदार्थ है, मान के चलिए जल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं, मतलब चीनी, नमक, जल तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है? शरबत। बात समझ में आया? देखिए शुद्ध पदार्थ का मतलब कुछ नहीं होता। शुद्ध पदार्थ का मतलब एक्चुअल में होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है।
किसी भी प्रकार का कोई मिलावट ना हो तो उसे ही हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, उसमें एक ही टाइप का कण होता है, मतलब एक ही प्रकार का कण होता है। मतलब समझ लीजिए, जैसे ये चीनी है तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही कण है। जैसे कि ये नमक है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, नमक का ही कण है। जैसे यहाँ पर जल है तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जल का ही कण है। लेकिन अगर आप शरबत का बात करेंगे तो शरबत कैसे बनता है आपको भी पता है। शरबत में आपका क्या है सर, शरबत में आपका चीनी भी है, नमक भी है, जल भी है, तो ये आपका शरबत बन गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना शरबत में, तो शरबत में आपको चीनी का भी कण मिलेगा, नमक का भी कण मिलेगा, जल का भी कण मिलेगा। तो बस मतलब शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, केवल एक ही प्रकार का कण होता है। और मिश्रण में आपका क्या होता है, एक से अधिक प्रकार का कण उसमें पाया जाता है। बस कहानी खत्म, यही चीज आपको समझना है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको 3 प्रकार से बता रहा हूं शुद्ध पदार्थ को। देखिए पहला प्रकार, शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जब कोई मिलावट नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ, जिसे इंग्लिश से हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वो ऐसे पदार्थ जिसमें स्थित सभी कण समान प्रकृति के होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार से होगा, मतलब एक ही प्रकृति, मतलब एक ही नेचर का होगा, एक ही टाइप का होगा। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, नमक हो गया, इत्यादि हो गया। यहाँ पर शुद्ध पदार्थ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे बात करते हैं। चलिए, अब शुद्ध पदार्थ का जो प्रकार होता है, एक आपका होता है तत्व, एक होता है आपका यौगिक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्व, जिसे इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये जो तत्व का भी कंसेप्ट है ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देख लीजिए, तत्व, तत्व पहला बात, इसमें आपको 2-3 चीज याद रखना, समझ में आ जाएगा। तत्व क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। तो ये चीज आपको क्लियर है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी सरल पदार्थों के संयोग से न ही बनाया जा सकता है और न ही भौतिक एवं रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब पहला बात क्या है कि जो तत्व है ना हमारा, तत्व का ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए सर, मान के चलिए जैसे कि आपका क्या है, एक सोना का टुकड़ा है और ये आपका क्या है, एक माला है। अब देखिए, इस माला को किससे बनाया गया है, इस सोने के टुकड़े से काट काट के थोड़ा सा मशीन में डिजाइन दे दे के इस माला को बनाया गया है। अब बताइए, जैसे कि ये तो हमारा सोना का टुकड़ा है, तो ये जो माला बनेगा ये भी तो सोना का ही होगा, ये भी तो सोना का ही होगा। उसी प्रकार से जैसे ये हमारा मान के चलिए लोहा का एक टुकड़ा है, इससे हमने क्या किया, एक कुल्हाड़ी बना लिया। तो जैसे ये हमारा लोहा का है, ये हमारा लोहा का है, एफी को लोहा बोलते हैं, ये हमारा लोहा का, तो ये भी हमारा क्या होगा, लोहा का ही तो होगा। अब ये थोड़े नहीं कि लोहा का ये टुकड़ा है, जब हम लोग कुल्हाड़ी बना देंगे तो ये सोना का हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना होता है। बस यही चीज यहां पर बताया जाता है। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए, इसका और एक डेफिनेशन होता है, क्या है कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। मतलब एक ही टाइप का आपका क्या होगा, परमाणु होगा, मतलब एक ही प्रकार का परमाणु होगा। अब आपके मन में और एक क्वेश्चन कि सर ये परमाणु क्या होता है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको अभी समझा दूंगा। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, अगर वह पदार्थ एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के परमाणु से अगर बने हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। बात समझ में आ गया, बस यही आपको याद रखना है। खैर कोई बात नहीं है, छोड़िए, यहाँ पर देखिए, तो तत्व ये समझ में आ गया। मैं आपको अभी परमाणु के बारे में बता दूंगा, जैसे कि आपका सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब के सब क्या है, तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो मैं आपको और अच्छे तरीके से मतलब बताने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। खैर कोई बात नहीं है, समझ में तो आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था परमाणु। अब देखिए, परमाणु को बहुत ही अच्छा समझा देता हूं यहाँ पर मैं आपको। जैसे कि मान के चलिए कोई भी आपका पदार्थ है, इस प्रकार से ये पदार्थ का कोई एक कण है। अब इस पदार्थ का जैसे मान के चलिए ना लड्डू है या फिर चीनी का टुकड़ा छोटा जैसा होता है। मिश्री ले लेते, मिश्री, ये मान के चलिए मिश्री का टुकड़ा है। मिश्री तो आप खाए होंगे, बड़ी मजा आता है, मीठा मीठा। देखिए, इसको मान के चलिए हम लोग तोड़ रहे हैं, तो हमने एक बार ऐसा तोड़ा, फिर ऐसा तोड़ा, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जैसे जैसे जाएंगे एकदम छोटा होते होते जाएगा, छोटा होते होते जाएगा। एक बार एक ऐसा स्टेज पे पहुंचेगा, एक ऐसा स्टेज पे पहुंचेगा जहां पर इसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ का जो भी कण है, ठीक है, या फिर कोई भी पदार्थ का जो कण है, जब हम लोग उसको तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो एक ऐसे स्टेज पर ये पहुंच जाता है जहां पर हम लोग इसको तोड़ नहीं पाते हैं। और इसी ये जो मतलब छोटा जैसा कण है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो देख लीजिए कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, मतलब छोटा से छोटा कण है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते हैं। देखिए आगे,
सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि वे क्या होते हैं, कणों से बने होते हैं। तो दुनिया का जितना भी मतलब पदार्थ है ना, सब एकदम छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। और मतलब ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है जिसको हम लोग आगे और तोड़ नहीं सकते हैं, इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। ठीक है, देखिए धातु, धातु को इंग्लिश में हम लोग मेटल कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि धातु उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। अब ये धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका इधर भी आपका गर्म हो गया है। अगर आप इसको छुएंगे ना इधर, तो आपको गर्म लगेगा। एक बात क्लियर है? आप इसको देखिए, इसको जैसे यहाँ पे देखिए बल्ब जलाया जा रही है, क्या होगा, कोई तार होगा, धातु का कोई तार होगा। तो यहाँ से देखिए बल्ब जल रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर कोई एक दिया गया है की, ठीक है, तो यहाँ से आपका बल्ब जल रहा है। यहाँ पर एक लकड़ी मतलब पेंसिल का ये लकड़ी है, दिया गया है, जिससे बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है। क्लियर है, बात समझ में आया? तो यहीं से हमको पता चलता है, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ गर्म हो रहा है, मतलब यहाँ जला रहे हैं, यहाँ गर्म हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जो धातु है ये उष्मा का सुचालक है। अभी जो लाइट जल रहा है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो धातु होता है ये विद्युत का भी सुचालक होता है। धातु जो होता है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ठोस अवस्था है ना, ये ठोस ही है ना, एक सोना का टुकड़ा है, ये धातु है। तो धातु क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु सामान्यतया कठोर होते हैं। एक आप लोहा का टुकड़ा ले लीजिएगा, आपको लगेगा कि कितना कठोर है, आप दाब भी नहीं सकते हैं। तो धातु क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। इसका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको घनत्व के बारे में भी बताऊंगा आगे। ठीक है, घनत्व के बारे में बताऊंगा, गलनांक बताऊंगा, क्वथनांक बताऊंगा, हर एक चीज को बताऊंगा। और देखिए धातु में क्या है कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्लियर है? धातु ये तन्य होती है। तन्य मतलब समझते हैं आप, मतलब जैसे कोई भी टुकड़ा है धातु का, ठीक है, उसको पीट पीट के हम लोग क्या करते हैं, मतलब तार जैसा बना देते हैं, तार जैसा बना देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। मतलब इसको पीट पीट के तार जैसा लंबा खींच देते हैं, बस इसी को हम लोग तन्यता बोलते हैं। धातु क्या होता है, तन्य होती है। धातु में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आप देखिएगा, आपको मान के चलिए इतना छोटा सा धातु दिया जाए, आप इसको हथौड़ा से पीट पीट के चादर जैसा बना देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग आघात वर्ध्यता बोलते हैं। और धातु में आघात वर्ध्यता का भी गुण पाया जाता है। आगे बात करें तो आगे देखिए, इसकी ऊपरी परत चमकदार होती है। आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इसका जो ऊपरी परत होता है ना, बहुत ही चमकदार होता है। जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। और ये जो धातु है, जब ये कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज भी उत्पन्न होती है। आगे बात करें, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। बात समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको समझना है। ये आपका क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए इस चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको नहीं समझाऊंगा। इस चीज को मैं आपको कब बताऊंगा, जब हम लोग पढ़ेंगे परमाणुओं की संरचना। ठीक है, इसी तरह का शायद एक चैप्टर होगा आपका वहां पर, जब हम लोग संयोजकता पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग संयोजकता को पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर आपको न तो तत्व के बारे में पता है, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, ना आपको संयोजकता पता है। इसलिए अभी आप हमारे अगर मैं बता देता हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वहां पर मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको संयोजकता पढ़ाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं अधातु, जिसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। देखिए अधातु जो है ना, धातु का ही उल्टा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धातु जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो अधातु है ये उष्मा का कुचालक है, अधातु जो है ये विद्युत का भी कुचालक है। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन धातु सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु सामान्यतः मुलायम होते हैं, इसका घनत्व निम्न होता है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी निम्न होता है। अधातुएं तन्य नहीं होती है, अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, इसकी ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है, जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। और जो कि मोस्ट पॉइंट है, लास्ट वाला क्या है कि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको संयोजकता पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, आपको वहां पर पता चलेगा कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, हर एक चीज आपको वहां पर पता चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं उपधातु। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश से कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, अब देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं।
मतलब जिसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग उपधातु कहेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर उपधातु आपका कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए आगे बात कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को आगे बता देता हूँ। ये थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर काट दिया इसको। आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको समझा भी देता हूँ। जो 7 उपधातु है क्या क्या है, एक आपका बोरान है, एक आपका सिलिकॉन है, एक आपका जर्मेनियम है, एक आपका आर्सेनिक है, एक आपका एंटीमनी है, एक आपका टेल्यूरियम है, एक आपका पोलोनियम है। ये 7 क्या है, तो उपधातु है। ये जो कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सेलेनियम है और एस्टेटिन है, ये भी मतलब कुछ हद तक उपधातु जैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन इसको हम लोग उपधातु नहीं बोलेंगे। ये जो 7 है ना, इस 7 को ही हम लोग उपधातु बोलेंगे। अगर आप क्लास 10th का, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको वहां पर एक चैप्टर मिलेगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और ये जो आप देख पा रही हैं फोटो, ये क्लास 10th का ही है, ठीक है। क्लास 10th का जो विज्ञान है, विज्ञान से ही इस फोटो को मैंने लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कलर का है, पिंक कलर का जो है ना, ये वाला, बस यही सब हमारा क्या है सर, यही सब हमारा उपधातु है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 उपधातु है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब डरते हैं, सीख ही नहीं पाते हैं। तो ये आप क्लास 10th में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जितना काम का है बस हम लोग केवल वही चीज को यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये आपके नॉलेज के लिए, आपका जो माइंड है, आपके माइंड में थोड़ा सा नॉलेज के लिए इस चीज को आप जान लीजिए, क्योंकि कभी कभार ये कंपटीशन में पूछा जाता है। बात क्या जाए, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ना तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभी तक कुल कितना तत्व का खोज हुआ है, मतलब कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118। कुल मिलाकर कितने तत्व है, तो 118 है। और ये जो 118 तत्व है, इसमें से धातु कितना है, तो देखिए 91 धातु है। अधातु कितना है, तो 20 अधातु है। उपधातु कितना है, तो 7 हमारा उपधातु है। लेकिन अगर आप लूसेंट जीके का बात करेंगे, लूसेंट जीके एक होता है, आप शायद जानते होंगे। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बातें, नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जीके होता है लूसेंट का, उसमें दिया गया है कि वहां पर देखिए 118 तो तत्व है, धातु हमारा 91 है, लेकिन यहाँ पर अधातु यहाँ पर दिया गया है 27। मतलब ये जो उपधातु है ना, उपधातु को भी इसी में काउंट कर लिया गया है। खैर इससे मतलब नहीं है, जिस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको टिक करना है। क्लियर है, बात समझ में आया? तो ये था कंप्लीट धातु, अधातु और उपधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यौगिक। क्लियर है सर? तो यौगिक देख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। देखिए यौगिक को इंग्लिश हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अब ये यौगिक मतलब होता क्या है, मान के चलिए कि हमने क्या किया, 2 या 2 से अधिक कोई भी तत्व ले सकते हैं, 2 लेंगे, 2 से ज्यादा लेंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में लेते हैं। जब एक निश्चित अनुपात में हम लोग 2 या 2 से अधिक तत्व को लेते हैं ना, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और ये जो नया पदार्थ बनता है इसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए, जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन का कितना अणु लेते हैं, तो कार्बन हम लोग 1 लेते हैं, और ऑक्सीजन का कितना अणु लेते हैं, 2 लेते हैं। जब इन दोनों का जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, तब यहां से हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बात समझ में आया? जो कि एक नया पदार्थ है, और इस नए पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। देखिए यौगिक जो बनता है ना, हम लोग तत्व सभी बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व लिया जाता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है। ये नहीं कि जितना मन तितना ले लिए काम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें कार्बन की संख्या, यहाँ पर कार्बन का 1 ही अणु लेना है, ऑक्सीजन का 2 ही अणु लेना है, तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बात समझ में आया? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा यौगिक होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक हमारा होता है कार्बनिक यौगिक, जिसे इंग्लिश से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो देख लीजिए कार्बनिक यौगिक मतलब क्या होता है, तो जंतु तथा वनस्पति स्रोतों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब जो जंतु है, मतलब जिसमें जीवन है, मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि सजीव, जो सजीव है, ठीक है। तो जो जंतु है, जो वनस्पति है, वहां से हमें जो भी यौगिक प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, चीनी हो गया, इत्यादि। क्लियर है? अब देखिए कार्बनिक यौगिक की ये जो डेफिनेशन है, अगर आप इसको आधुनिक तरीके से अगर आप बोलें, मतलब अभी के हिसाब से इस प्रकार से बोला जाता है कि वैसे यौगिक
जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कोई भी यौगिक हो, कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन होगा, मतलब कार्बन उपस्थित होगा, उसे ही हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नोट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, देखिए इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, देखिए इसमें भी C है लेकिन फिर भी इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे। कार्बोनेटो मतलब कोई भी CO3 वाला हो, कोई भी इसमें कोई भी धातु लगा हुआ हो सकता है, मतलब नहीं है, लेकिन CO3 जहां पर भी आपको दिख जाएगा तो आप बोलिएगा कि नहीं ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए सोडियम कार्बोनेट ले लें, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? बिल्कुल नहीं है। जब आपका CO3 रहेगा, बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 रहे तब भी आपका नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या ये कार्बनिक यौगिक है तो बोलेंगे नहीं सर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट वाला कभी भी कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। बात समझ में आया? जिसमें कार्बन उपस्थित होगा उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला जो भी होगा उसको छोड़कर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या CH4 हमारा कार्बनिक यौगिक है, हाँ तो बिल्कुल CH4 हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? C है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? C है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो C है, तो देखिए यहाँ पर C नहीं है बल्कि Ca है। Ca को हम लोग कैल्शियम बोलते हैं। आगे आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, आपको आगे हर एक चीज पता चलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। फिर हमारा है अकार्बनिक यौगिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वैसे यौगिक जो भूपर्पट्टी या भूमि से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर निर्जीव का बात होता है, ठीक है। तो मतलब जो भी भूपर्पट्टी या फिर भूमि से जो भी हमें यौगिक मिलेगा उसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। जैसे कि सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो गया इत्यादि। ये सब के सब क्या है? अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पर मिश्रण, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही थोड़ा सा मिश्रण के बारे में बताया था कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी हमारा क्या है? शुद्ध पदार्थ है। जल क्या है? शुद्ध पदार्थ है। नमक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। जब इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं तो शरबत बनता है। क्या बनता है? शरबत। तो ये जो शरबत बना ये क्या है? हमारा एक मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण है। बात समझ में आया? अभी मैंने आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मिश्रण में क्या होता है कि इसमें पदार्थ के कण अलग अलग प्रकृति के होते हैं। अब देखिए जैसे ये चीनी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, मतलब इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही कण है, मतलब एक ही प्रकार का कण है। जल भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जल के ही कण है। नमक मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक के ही कण है। लेकिन अगर आप शरबत देखेंगे, शरबत चीनी जल नमक तीनों मिलकर बनाया गया है, तो आप अगर शरबत को देखेंगे तो इसमें आपका चीनी का भी कण होगा, जल का भी कण होगा, नमक का भी कण होगा, इसलिए शरबत को हम लोग मिश्रण बोलेंगे। और ये जो चीनी है, जल है, नमक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब मिलकर क्या करते हैं? वायु का निर्माण करते हैं। ये जो वायु है ये हमारा मिश्रण है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प ये सब के सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्लियर है? अब ये जो होता है ना मिश्रण, ये मिश्रण दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, और एक होता है विसमांगी मिश्रण, जिसे हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण को पहचानना बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए, जैसे हमने अभी बोला आपको कि शरबत आपका क्या है? एक मिश्रण है। शरबत आपका क्या है? एक मिश्रण है। मान के चलिए हमारे पास एक ग्लास है, ये हमारा क्या है? ग्लास है। इस ग्लास में हमारा क्या है सर? शरबत है। इसमें क्या है? शरबत है, पूरा घोला है, अच्छे तरीके से शरबत है। इसमें आपका जल है, ठीक है, नमक है, चीनी है, इसमें मान के चलिए थोड़ा सा आपका नींबू भी डाल दिया गया है, खट्टा खट्टा हो जाएगा, तो नींबू भी डाला गया है। ये शरबत है। तो क्या आप शरबत कभी पिए हैं? बिल्कुल जरूर आप शरबत पिए होंगे। देखिए अगर आप शरबत पीते हैं तो क्या, जैसे कि मान के चलिए आपने पहला एक घूंट पी लिया, ठीक है, तो क्या आपने पिया ना, तो आपको देखिए जो पहला घूंट जिस प्रकार से लगता है, आप दूसरा घूंट पिएंगे तब भी आपको ऐसे ही लगेगा, तीसरा घूंट पिएंगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा, चौथा घूंट पिएंगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा। जब तक खत्म होता है ना, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आपको ऐसा ही टेस्ट मिलेगा। अब ऐसा थोड़ा ना होता है कि पहला घूंट पिए तो बहुत टेस्ट लगा, दूसरा घूंट में टेस्ट खत्म, तीसरा घूंट में और टेस्ट खत्म, ऐसा नहीं होता है। आप जे बार पीजिएगा ना ते बार आपको ऐसा ही टेस्ट मिलेगा। बात समझ में आया?
नहीं समझ में आया? फिर मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपका शरबत है, तो शरबत में जैसे आपने पहला घूंट पिया, तो जिस प्रकार से आपको टेस्ट लगा, दूसरा घूंट में भी आपको वैसे ही टेस्ट लगेगा, तीसरा घूंट में भी आपको वैसे ही टेस्ट लगेगा, चौथा घूंट में भी आपको वैसे ही टेस्ट लगेगा। जब तक आपका शरबत नहीं खत्म हो जाता है ना, तब तक आपको वैसे ही टेस्ट लगेगा। ये नहीं कि पहला घूंट में आपको ज़्यादा लगा, दूसरा घूंट में आपको कम टेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हर बार हर जगह पर क्या होता है, जो भी मतलब कण होते हैं ना, पदार्थ के कण, जो गुण होता है उसका हर जगह पर सेम टू सेम होता है। बात समझ में आया? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो चलिए ना, अभी मैं आपको समांगी विसमांगी दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। वह मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवी कणों का संगठन सभी जगह समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और देखिए जो भी मतलब मिश्रण होगा हर एक जगह पर, मतलब सभी जगह पर, मतलब जो गुणधर्म होता है ना, सभी जगह पर कणों का जो गुण होगा सेम टू सेम होगा, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। आगे देखिए क्या है कि समांगी मिश्रण के कणों को आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये जो हमारा शरबत था, इसमें हमारा क्या है, पानी है, इसमें हमने क्या किया, चीनी को और नमक को मिला दिया। अब जब हम लोग चीनी और नमक को मिला देते हैं तो ये तो पूरा पूरी घुल जाता है ना, तो यहाँ पर हमको चीनी और नमक नहीं दिखाई देता है। इस घोल में, इस शरबत में हमें ना तो चीनी दिखाई देता है और ना ही नमक दिखाई देता है। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि समांगी मिश्रण के कणों को आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता है। और अगला पॉइंट क्या है कि इसके कणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अब जैसे ये शरबत है हमारा, इसमें चीनी और नमक, मतलब ये जो पानी है, पानी में चीनी और नमक पूरी तरह से घुल गया है। अब यहाँ पर हम लोग ना तो चीनी को अलग कर सकते हैं और ना ही नमक को अलग कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके कणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गया शरबत इत्यादि। इसका एग्जाम्पल आप दूध भी बोल सकते हैं, आप सीमेंट भी बोल सकते हैं। ये सब के सब क्या है, समांगी मिश्रण है। अब ये जो समांगी मिश्रण आपने अभी जो पढ़ा, मैंने आपको जो बताया, बिल्कुल इसी का उल्टा आपका क्या होगा, विसमांगी मिश्रण होगा। बिल्कुल सेम टू सेम आप उल्टा कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो विसमांगी मिश्रण में आप क्या लिखिएगा कि वह मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवी कणों का संगठन सभी जगह समान नहीं होता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ये बात हो गया, उसमें समान होता है, इसमें समान नहीं होता है। विसमांगी मिश्रण के कणों को आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसके कणों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, जैसे गंदी जल, पानी में चौक, कीचड़ इत्यादि। अब जैसे गंदी जल है, आप देखे होंगे कभी कभार जो गंदा पानी होता है, उसमें जब पानी को हम लोग मतलब स्थिर थोड़ा छोड़ देते हैं, तो जो भी गंदगी होता है नीचे नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, और पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। पानी है, पानी में चौक है, ठीक है, तो पानी में चौक हम लोग इसको तो आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विसमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर मैंने आपको पदार्थ का जो वर्गीकरण है, मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। और देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है, जहां पर हम लोग ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर तो मैंने आपको केवल और केवल आकार और आयतन का जो कंसेप्ट है इसके बारे में बताया, लेकिन जो हमारा अगला लेक्चर आएगा ना, वहां पर मैं आपको आकार आयतन तो बताऊंगा, साथ ही साथ अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल, घनत्व, तरलता, संपीड्यता, मतलब जो जो चीज है हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।